हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मंत्रा। मैं संदीप सर आपको जो फिजिक्स की क्लासेस कंडक्ट करवा रहा हूँ उसमें आज आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लॉ ऑफ मोशन। देखो बेटा, जो लॉ ऑफ मोशन है उसमें आप देखेंगे कि लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन कहाँ है और इसके न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हैं जो एनडीए, एयरफोर्स और नेवी में ज़्यादातर आते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस भी करा दें कॉन्सेप्ट के साथ में। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गति के नियम। इसको हिंदी में अगर आप लोग बात करोगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, गति के नियम। पहली चीज़ तो एग्ज़ाम बेस पे आपको ये याद रखना है कि लॉ ऑफ मोशन टोटल होते कितने हैं, 3। दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि लॉ ऑफ मोशन जो है ये दिए किसने थे, तो क्या लिखेंगे, गिवन बाय न्यूटन। इसका मतलब जो लॉ ऑफ मोशन है वो किसने दिए थे, न्यूटन ने। अब बेटा हम देखते हैं लॉ ऑफ मोशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले वो ये है कि ये फोर्स क्या चीज़ है। सबसे पहले हमको यदि फोर्स का कॉन्सेप्ट पता होगा तो लॉ ऑफ मोशन जो है ये पूरा बलों पर ही आधारित है। ध्यान रखना, लॉ ऑफ मोशन टोटल बलों पर ही आधारित है। तो सबसे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फोर्स के बारे में। तो देखिए, अगर कोई बात करता है कि फोर्स है क्या, तो फोर्स बेटा क्या है कि अगर कोई बॉडी किसी पोजीशन पर रखी हुई है और उस पोजीशन पर यदि एक एक्सटर्नल एजेंट लगाया जाए, क्योंकि बल को जो हम लोग, ये जो आपका बल है इसको हम लोग कहीं कहीं क्या कहते हैं, एक्सटर्नल एजेंट, या इसको कहीं कहीं कहा जाता है धक्का। तो बल क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करता है या चेंज करने के लिए प्रयास करता है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो यदि हम इसमें पुश करते हैं तो देखते हैं कि बॉडी एक पोजीशन से कुछ समय बाद दूसरी पोजीशन पर आ जाती है। तो यही जो एक्सटर्नल एजेंट लग रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स। दूसरी चीज़ ये भी याद रखेंगे कि ये जो फोर्स है हमारा, ये फोर्स हमारा कैसी क्वांटिटी है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी चीज़, इसका वेक्टर क्वांटिटी यदि है तो हम समझ गए होंगे कि सर इसमें डायरेक्शन और प्लस मैग्नीट्यूड भी होगा। अभी हम बताएंगे वो मैग्नीट्यूड कहाँ से निकलता है, कौन से लॉ से आता है। अभी हमको केवल इतना ध्यान देना था कि फोर्स जो है ये हमारा, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी चीज़, इसमें ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके बाद यदि आता है कि ये जब सर फोर्स है ये F = ma, मोस्टली जो हम लोग निकालते हैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से, अभी बता रहे हैं इसी में। तो पूछा ये जाएगा कि इसकी यूनिट क्या होती है और इसकी डायमेंशन क्या होती है। तो यदि एग्जाम में इसकी यूनिट पूछी जाती है तो हमको पता है m क्या है, इसका मास kg, और a हमारा क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg × मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को SI यूनिट में क्या कहा जाता है, न्यूटन। यदि बोला जाएगा कि क्या सर इसको ग्राम में भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हो। तो यदि इसको आपको केजी की जगह ग्राम लिखना हो, इंटू सेंटीमीटर लिखना हो, अपॉन सेकंड स्क्वायर लिखना हो, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइन। तो यदि एग्जाम में पूछा जाएगा कि फोर्स का SI यूनिट क्या होगा, तो कहेंगे सर SI यूनिट इसका क्या होगा, न्यूटन। और यदि पूछेगा कि इसका CGS यूनिट क्या होगा, तो CGS यूनिट क्या होता है, डाइन। एक चीज़ बेटा और ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आता है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो 1 न्यूटन में यदि लर्न ना हो पाए तो मैं निकालना भी बता दे रहा हूँ। 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 का मतलब हम समझ गए कि सर ये हमारा हो गया 10⁻3, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा, 10⁻²। तो इसका मतलब सर इसमें 100 का और करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10⁵ तो लिख देना 1 न्यूटन =
10⁵ डाइन। यदि एग्जाम में कभी आता है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है तो बोलेंगे 10⁵ डाइन होता है। अब यदि एग्जाम में इसका ये आता है कि इसका आप डायमेंशन बताओ, पहले यदि पूछता है कि इसका डायमेंशन क्या होगा तो डायमेंशन की बात करेंगे तो हमको पता है कि सर ये m है, m का मतलब हम समझ गए इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल M। ए हमारा क्या है, एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा आपका LT⁻²। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन। अब देखो बेटा, फोर्स के बाद अब हम देखते हैं कि न्यूटन के गति के नियम कौन कौन से हैं और किस नियम में किस चीज़ की इम्पोर्टेंसी है। देखो जरा भाई, न्यूटन के गति हमने आपको बता दिए हैं कि गति के नियम टोटल कितने हैं, 3। अब हम देखो बेटा एक एक को इसी में डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम बेस पे, क्योंकि हमको थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना है। तो इसमें हम क्या सबसे पहले देंगे, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, या कह देंगे न्यूटन के गति का फर्स्ट लॉ। इसके बाद न्यूटन के गति का सेकेंड लॉ, और इसके बाद न्यूटन के गति का थर्ड लॉ। ठीक, इसका बेटा एक और नाम है, न्यूटन के गति का जो तृतीय नियम है इसे और करके एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहा जाता है। एक्शन और रिएक्शन लॉ, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहा जाता है। अब देखो, यदि हम फर्स्ट लॉ की सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट लॉ क्या होता है, इसका जो दूसरा नाम है इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। क्यों कहते हैं मैं वो भी अभी बता रहा हूँ। जड़त्व का नियम भी इसको कहते हैं। अगर एग्जाम में आता है कि ये जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो ध्यान रखना न्यूटन का फर्स्ट लॉ गैलीलियो ने दिया था। यदि पूछा जाएगा जड़त्व का नियम किसने दिया था तो कहेंगे यह नियम किसके द्वारा दिया गया था, गैलीलियो के द्वारा। गैलीलियो के द्वारा दिया गया। इट इज़ गिवन बाई मिस्टर गैलीलियो। अब ये देखते हैं कि सर है क्या फिर नियम, आपने तो ये बता दिया जड़त्व का नियम ही गति का प्रथम नियम है, इसी को हम लोग नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, इसी को गैलीलियो ने दिया था। यदि बोला जाए कि सर बॉडी जिस पोजीशन में है, ये बॉडी मान लीजिए आपकी रेस्ट में, ठीक, और ये एक दूसरी बॉडी है, ठीक, ये आपकी कैसी है, मोशन में। तो जो बॉडी जिस पोजीशन में है उसी में रहना चाहती है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर कोई बोलता है कि न्यूटन के गति का नियम प्रथम क्या है, तो कहेंगे व्हेन एनी बॉडी इन रेस्ट देन इट विल बी इन रेस्ट, व्हेन एनी बॉडी इन मोशन देन इट विल बी इन मोशन, अनलेस इट इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। बॉडी जिस पोजीशन में है उसी में रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब देखो बेटा, अगर रेस्ट में है तो हम अच्छे से जानते हैं कि सर रेस्ट बॉडी या यूनिफॉर्म मोशन बॉडी, यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन में हम जानते हैं कि सर v = कैसा रहेगा, कांस्टेंट। और ये रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो यदि वेलोसिटी 0 है तो न्यूटन के अनुसार हम समझ गए सर इसका a भी तो 0 होगा, और a भी 0 होगा तो बल भी क्या होगा, 0। इधर की बात करेंगे तो यदि वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, और हम जानते हैं सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो एक्सीलरेशन कहलाता है। हमको पता है कि जो सर a होता है वो क्या होता है, dv/dt। और जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सीलरेशन इसमें भी क्या होगा, 0। तो इसका मतलब इसके लिए भी a क्या होगा, 0।
तो यदि A 0 होगा तो फिर FB क्या होगा, 0। तो ध्यान रखना फर्स्ट लॉ में इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, यदि बॉडी रेस्ट में है देन इट विल बी इन रेस्ट, इफ एनी बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन देन इट विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट्स नॉट डिस्टर्ब्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो इस तरीके से दोनों कंडीशन में फोर्स कैसा रहेगा, 0। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो बॉडी कैसी स्टे रहेगी, बॉडी स्टे में भी रहेगी रेस्ट, और ये जो होगी ये भी स्टे इन मोशन, जैसी मोशन में है उसी फॉर्म में रहेगी। तो इसे हम लोग बोलते हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम। बॉडी जिस अवस्था में उसी में रहना चाहती है। एक क्वेश्चन इसमें और आता है एग्जाम में बेटा कि जो जड़त्व है, इस जड़त्व को दूसरा नाम क्या दिया गया है। जड़त्व को दूसरा नाम यदि बोला जाए कहीं तुमसे एग्जाम में, तो जड़त्व का दूसरा नाम बेटा होता है द्रव्यमान। आप कह सकते हो इनर्शिया इज इक्वल टू मास। जैसे जैसे मास बढ़ेगा उसका इनर्शिया भी बढ़ेगा, जैसे जैसे मास बढ़ेगा उसका इनर्शिया बढ़ेगा। अगर कोई हैवी बॉडी है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, अगर कोई लाइट बॉडी है तो उसका इनर्शिया क्या होगा, कम। तो जड़त्व का मापन हमेशा मास से किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, मैंने इसीलिए ये चीज़ लिखी है। ये जड़त्व का जो मापन होता है वो किससे किया जाता है, द्रव्यमान से। अब देखते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में देखो बेटा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली इम्प्रेस्ड टू फोर्स। कह सकते हो कि सर जो फोर्स होता है वो dp बाई dt होता है। तो dp बाई dt होता है, इसका मतलब क्या है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के सीधे समानुपाती होता है। एग्जाम में कभी कभी आता है कि जो फोर्स होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो लिख देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो फोर्स होता है वो मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो हमको पता है कि सर जो मोमेंटम की आप बात करोगे तो P इक्वल टू क्या होता है, mb। यदि फोर्स की यहाँ बात की जाए तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा रहने दो, डिफरेंशिएशन लिखा रहने दो, इसकी जगह क्या लिख दो mb, और अपॉन में क्या लिख देना dt। मास कैसा है, कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, इसको बाहर ले आओ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा m, तो ये क्या हो जाएगा dv बाई dt, और dv बाई dt ही हमारा क्या होता है, एक्सीलरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, m इंटू a के। प्रोपोर्शनल का जगह एक कोई कांस्टेंट आता है k इंटू लिखा जाता है ma। यहाँ इस k की वैल्यू बेटा कितनी होती है, सॉरी 0 नहीं 1, वेयर k इज इक्वल टू 1। यदि k की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, ma। यही हमारा न्यूटन का द्वितीय नियम है मुख्य। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इसमें मूल नियम कौन सा है। तो यदि ओरिजिन लॉ कहा जाए तो ओरिजिन लॉ बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ होता है। इस लॉ की मदद से फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो इसी को कहेंगे कि सर इसी नियम को क्या कहा जाता है, इसमें मैं एरो लगा के लिख दे रहा हूँ, इसी नियम को न्यूटन का मूल नियम भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि बल की क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कौन सा लॉ बताता है। तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन जो होती है न्यूटन का सेकेंड लॉ बताता है। यदि बोलेगा कि केवल बल की परिभाषा कौन बताता है, तो कहेंगे सर केवल बल की परिभाषा कौन सा बताता है, हमारा फर्स्ट लॉ। यदि एग्जाम में आ जाए कि फर्स्ट लॉ क्या है तो कह देंगे यही सर हमारी फोर्स की क्या बताता है, डेफिनीशन। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो कहेंगे सर फोर्स की डेफिनीशन किससे लिखी जाती है, फर्स्ट लॉ से। और ये डेफिनीशन कैसी होती है, क्वालिटेटिव। यदि आपको एनडीए की बात की जाए, यूपीएससी की, तो वहाँ हमेशा पूछता है कि न्यूटन का कौन सा नियम गुणात्मक परिभाषा बल की बताता है। तो बल की गुणात्मक परिभाषा कौन बताता है, ये हमारा प्रथम नियम। यहाँ लिख देंगे हम गुणात्मक परिभाषा। यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो कह देंगे गुणात्मक परिभाषा बताता है प्रथम नियम। और ये जो होता है ये क्या बताता है, परिमाण बताता है।
न्यूटन का द्वितीय नियम ही क्या बताता है? बल का परिमाण। इसीलिए कहा जाता है ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बताता है। कई जगह लिखा रहता है कि ये हमारा जो होता है ये मात्रात्मक परिभाषा बताता है या उसकी मात्रा बताता है।